हाँ। बढ़िया सर, कैसे हैं? हम्म। आप कैसे हैं सर? बढ़िया हूँ मैं। आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार। और अभी हमारा कैलेंडर आ चुका है, सबने देखा ही होगा। और इसके पश्चात हमें हमें अपनी जो तैयारी है वो जोरों शोरों से स्टार्ट करनी है। दिनों दिन कंपटीशन का लेवल बढ़ता जा रहा है। देखा ही होगा आपने कि किस प्रकार का एग्जाम आता है तो किस प्रकार कंपटीशन रहता है। अगर एग्जाम को अगर देखते हैं, अगर वो थोड़ा सा भी इजी रहता है तो कंपटीशन हाई रहता है। इस बार का एग्जाम थोड़ा इजी था, और उसी वजह से कंपटीशन देखो कि कट ऑफ कितनी गई है। पिछली बार कट ऑफ कितनी थी, और लगभग 20 नंबर का, 19, 18-19 नंबर का फर्क आया है। ठीक है। और ये बात नहीं है कि केवल जो 45% है उनमें ही बदलाव हुआ है। जो अभ्यर्थी है उन्होंने अपने जो ट्रांसलेशन और टाइपिंग है उस पर भी पकड़ मजबूत की है। ट्रांसलेशन जो थी वो हार्डर लेवल की थी, लेकिन उसमें भी अभ्यर्थियों ने मतलब उस वो टाइप किया है और ट्रांसलेट किया है। तो आपको उस लेवल की तैयारी करनी है ट्रांसलेशन में। आशुतोष भाई हैं जो कि हर रोज अपने ग्रुप में ट्रांसलेशन वर्क भेजते हैं, वो आपको करना ही है। ठीक है, इसीलिए वो इतनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है। बिना कुछ दिए, बिना कुछ एक अठन्नी दिए आपको इतना अच्छा ट्रांसलेशन का वर्क मिलता है। और वो एक अच्छे पढ़े लिखे और कई एग्जाम पास किए हुए इंसान हैं। ठीक है। ऐसे वैसे नहीं कि कुछ कुछ भी वो सेंड कर रहे हैं, नहीं। एक जिम्मेदार इंसान है। और अभी हाल फिलहाल में उन्होंने 2 एग्जाम करेक्ट किए हैं। ठीक है। तो वो बहुत अच्छी गुणवत्ता का अनुवाद आपको देते हैं, तो उसको फॉलो कीजिएगा। ठीक है। अगर हम बात करें अब अपनी तैयारी की, तो मैं आपको बता देता हूँ कि शुरू में आपको कैसे कैसे सभी चीज़ें आपको करनी है। अगर मैं आपको बताऊँ कि, 1 मिनट। हाँ, रिकॉर्डिंग। हाँ, मैं आपको अगर बताऊँ कि हमें प्री को कैसे टैकल करना है, तो अगर हम प्री एग्जाम की बात करते हैं तो हमें इसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं, सबको पता है। और तीनों सब्जेक्ट होते हैं वो सेक्शनल होते हैं। ठीक है। यानी कि हमें हर सेक्शन में अलग टाइमिंग होती है। हर सेक्शन को हम उतने ही टाइमिंग हमें अपनी कट ऑफ और उतने ही प्रश्न हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है। तो इसी हिसाब से हमें ये चीजें देखनी होती है। अगर हम इंग्लिश की बात करें, रीजनिंग पे चर्चा करेंगे, इंग्लिश पे करेंगे, और फिर जीए पे भी करेंगे कि जीए में हमें कैसे और क्या पढ़ना है। अगर मैं पहले जीए को ही देखूं, तो जीए में हमें लगभग पिछले 6 महीने की बैंकिंग या फिर फाइनेंशियल सेक्टर की करंट अफेयर तो करनी ही करनी है। ठीक है। उसके अलावा कुछ स्पोर्ट्स की न्यूज है, कुछ सरकार की स्कीम्स है। अब बजट आया है, तो इकोनॉमिक सर्वे आया है, जो अभी आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है, तो उसका, उसमें क्या मुख्य बिंदु है वो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि अभी बजट आएगा 2 फरवरी को। ठीक है। तो उसमें क्या क्या पहलू रहेंगे उस बजट को स्टडी करना है। 1 हफ्ते के अंदर उस बजट की समरी आने लग जाएगी। ठीक है। तो वो हर कोई अच्छे चैनल, यूट्यूब चैनल से या फिर किसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसी वेबसाइट जो कि अच्छी तैयारी करवाती है, तो उनकी बजट की समरी आपको पढ़नी है। अगर आप वो नहीं पढ़ पाते हो, तो कोई न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज देखिएगा, उसकी पूरी समरी दी हुई होगी। ठीक है। बजट है उससे अगले दिन की पूरा का पूरा वो न्यूज़पेपर फ्रंट पेज पे क्या टैक्स स्लैब है, क्या कुछ बदलाव किया गया है टैक्स स्लैब में, सब कुछ उसमें दिया गया होगा। ठीक है। तो उस पेज को आप संभाल के रखिए, वो आपके बहुत काम आएगा। और 1 या 2% पक्के अपने आएंगे बजट से। ठीक है, हर बार आते हैं। और इसके अलावा मैं अगर बात करूं कि और किस प्रकार की करंट अफेयर हमें करनी है, बैंकिंग में भी बहुत सारी चीजें अलग अलग होती है। बैंकिंग में हमें एक देखना है कि जो कौन कौन से पद किस व्यक्ति को दिए जाते हैं, कौन किसी बैंक का एमडी है, सीईओ है, किसको बदला गया है, किसको एमडी बनाया गया है, किसको हटाया गया है। केवल बैंक ही नहीं, जो वित्तीय संस्थान है, सेबी है, ठीक है, सिडबी है, नबार्ड है, ये भी आप चीजों, इन चीजों की जो करंट अफेयर्स है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि किसके कहाँ मुख्यालय, किसका कहाँ पे है, किसका कहाँ नहीं है। सभी चीजें आपको महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पता होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ आरबीआई की अगर वेबसाइट देखें, तो आरबीआई का जो मंडल है, निदेशक मंडल है, उसमें कौन कौन लोग हैं, आपको वो भी पता होना चाहिए।
गवर्नर कौन है, डिप्टी गवर्नर कौन कौन है, ठीक है। और उसमें फिर सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, ये जो इंस्ट्रूमेंट फाइनेंशियल जो मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट है, ये कौन कौन से आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको थोड़ा बहुत सारफेसी एक्ट का, फेरा फेमा एक्ट का, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का थोड़ा सा पता होना चाहिए। मतलब इतना डीप में नहीं जाना है हमें, लेकिन ओवरऑल हमें चीजें पता होनी चाहिए कि कौन से सेक्शन में क्या चीज दी हुई है। तो ये सब चीजें कहाँ से मिलेगी, ठीक है। ये सब चीजें आपको यूट्यूब से मिल जाएगी, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। पूरी तैयारी आप यूट्यूब के प्लेटफॉर्मों से कर सकते हैं। बैंकिंग की बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो तैयारी करवा रहे हैं, करंट अफेयर डेली करंट अफेयर कर, आप डेली करंट अफेयर कीजिए, ठीक है। डेली करंट अफेयर कीजिए और भैया डेली ये भैया डेली ये अभी जैसे आपने बताया है, ये हाँ हम कैसे निकालेंगे टॉपिक, कैसे हमें पता चलेगा ये टॉपिक है जैसे अभी आपने हाँ। बताया है? देखिए, मैं आपको टॉपिक बजट तो आप न्यूज़पेपर से पढ़ ही लोगे या फिर कोई समरी डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। और आरबीआई और इन जो स्थापना वगैरह, जो किसी नई चीज की स्थापना होती है, किसी नए व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं, ठीक है, नियुक्त करते हैं, तो उन चीजों को आपको जिस भी यूट्यूब चैनल से आप करंट अफेयर को, ठीक है, समसामयिकी को तैयार करोगे, वहां पे आपको वो चीजें देगा, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंशियल सेक्टर या फिर ऐसे लिखोगे ना, आई करंट अफेयर फॉर आईपीएस एसओ या फिर आईपीएस पीओ, तो करंट अफेयर दोनों के लिए सेम है, ठीक है। अच्छे चैनल से जाके कर लीजिएगा, परचम क्लासेज है, ठीक है। और प्रचंड कुछ ऐसे कुछ है, मतलब क्लासेज जो कि डेली करंट अफेयर करवाते हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे हैं। आपको वो जाके वहां से करना है, डेली का डेली आपको करना है, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है कि जैसे एक वो स्मार्ट किडा नाम से कोई ऐप आता है, उस पे आपको डेली फिर करंट अफेयर भी उस पे प्रॉपर मिलता है। स्मार्ट किडा पे अगर जाओगे तो प्रॉपर आपको करंट अफेयर भी मिलेगा और सारी चीजें वहां पे मिलेगी, उसको आप अटेम्प्ट भी कर सकते हो। और अब कुछ जो टेस्ट बुक है उसका भी लेवल कुछ अच्छा हुआ है, अगर आप डेली करंट अफेयर वहां से करोगे, वहां पे टेस्ट दोगे, टेक्स्ट बुक का प्रयोग सिर्फ डेली टेस्ट के लिए। और स्मार्ट किडे पे तो पूरा वो एक पैकेज है जो आप करोगे, ठीक है। आप वहाँ स्मार्ट किडा पे जाओगे, पूरा एक पैकेज दिया हुआ है, उसको आप लेगे तो वो दिन प्रतिदिन के जो करंट अफेयर होते हैं वो अपलोड करता है, फिर वीकली टेस्ट होता है, डेली टेस्ट होता है, ठीक है। तो वो एक अलग प्रोसीजर आपको दिखाता है कि आप कैसे करंट अफेयर के साथ डील करते हो, आपकी परफॉर्मेंस को रीड करता है वो, ठीक है। इसी के साथ अगर जब आपका बेसिक थोड़ा क्लियर होने लग जाए, जैसे कि आपका मान लो बेसिक क्लियर हो गया है, एक दो महीने आपके आपने पूर्ण करंट अफेयर के फॉलो कर लिए हैं, तो फिर आप गाइडली से या फिर ओनली बोर्ड से करंट अफेयर के मतलब मंथली टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है। टेस्ट देना बहुत जरूरी है, जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, ठीक है। कि आपने कितना किया है, क्या किया है, बिल्कुल भी आपको अंदाजा नहीं होगा कि आपको कितना रिवीजन करना है। जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे, ये मतलब आपकी तैयारी मैं तो शून्य मानता हूँ, ठीक है। एकदम शून्य नहीं है, ठीक है, आपको कुछ एक्सपीरियंस होगा, लेकिन आत्मविश्वास नहीं आता है बिना टेस्ट दिए, ठीक है। आप लोगों को बात समझ में आ रही है? ओके सर। हम्म। हाँ, अब जी, आप मैं आपसे बात, हाँ अब हेलो, मैं आवाज आ रही है आपको, मेरी? हाँ बोलिए। भैया मैं ये पूछ रहा था कि मेरा जो सबसे वीकेस्ट सेक्शन है वो है रीजनिंग, हम्म। जिसके लिए काफी फोबिया रहता है, काफी डर रहता है कि क्या होगा। हाँ तो हाँ। और मैंने क्लास 10th के बाद से मेरा मैथ से कोई भी जुड़ाव नहीं रहा है। तो उसके लिए उस फोबिया को कैसे निकालें और उसको कैसे ओवरकम करें भैया वो? ठीक है, आपके फोबिया को दूर है, एक बार जीए का थोड़ा सेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं इंग्लिश, और फिर हम आते हैं इस पे आते हैं, ठीक है, रीजनिंग पे। अब हम अगर बात करें कि हमें जीए तैयार तैयार करनी है, ठीक है, ये तो अपना हो गया लगभग सेक्शन पूरा। और कुछ आप न्यूज पेपर वगैरह पढ़ोगे तो कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा भी मालूम चलती है अगर आप अपडेटेड रहते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंग्लिश पे कि हमें इंग्लिश को कैसे तैयार करना है, ठीक है। इंग्लिश को आप देखोगे तो इंग्लिश में एक पैटर्न है, आईबीपीएस में आपसे डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछेगा जैसे एसएससी में पूछता है। अब तो एसएससी का पैटर्न बदल चुका है, उतना नहीं वो सेम रहा, लेकिन टू द पॉइंट कभी प्रश्न नहीं आएगा आईबीपीएस में। आपसे अगर वो सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछ रहा है तो कहाँ से पूछेगा, वो पूछेगा पैसेज से। आपसे अगर कोई फ्रेजल वर्ब पूछ रहा है तो वो उसी
में जाके मतलब पैराग्राफ में ही दे देगा, फिल इन द ब्लैंक्स देगा तो पैराग्राफ में छोड़ देगा। ठीक है, डायरेक्ट नहीं दे रहा है कुछ वो आपको, यानी कि इंग्लिश को समझ होनी चाहिए। आप कितनी ग्रामर रट रहे हो ये मैटर नहीं करता, आपको समझ कितनी है इंग्लिश लैंग्वेज की, आप उसको कितना समझ पाते हो। वो आईबीपीएस आपको जो आईबीपीएस एसओ का एग्जाम होता है उसमें देखा है मैंने, 2 बार प्री दिया है, दोनों बार क्लियर किया है, ये चीज मैंने वहां पे नोटिस की है। ठीक है, अगर मैं बात करूं फिर कि हमें तैयार कैसे करना है, देखिए पहले तो आपको ग्रामर, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है, ग्रामर एक बेसिक चीज है, हमें करना है। और फिर हमें करना है एडिटोरियल पढ़ने हैं। ठीक है, और पढ़ने कहाँ से, डायरेक्टली हमें कुछ नहीं पढ़ना है कि हम गए और पढ़ लिए। ठीक है, आप सुबह उठोगे तो निमिषा बंसल मैडम का एडिटोरियल आता है, हमें क्या है, हमें गधे की तरह मेहनत नहीं करनी है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, हमें क्या करना, हमें हम वहां जाएंगे और वहां देखेंगे हम, 1 मिनट रुको। ठीक है। हाँ, अगर हम वहाँ जाते हैं निमिषा बंसल जो मैडम जी है उनके वाले यूट्यूब चैनल पे, तो सुबह सुबह आता है उनका सेशन। तो वहां पे जाओगे, वहां को आपको क्या मिलेगा, एक पैटर्न मिलेगा पर्सन का कि कैसे पर्सन बन सकते हैं। और उन प्रश्नों को अटेम्प्ट करके आप ये देख सकते हो कि कौन सा पर्सन मुझे अटेम्प्ट करना है और कौन सा मुझे छोड़ना है। आईपीएस एसओ के प्री के एग्जाम में ये आपको बहुत जरूरी बात है कि आपको कौन सा पर्सन छोड़ना है। अगर आप ये सीख गए तो मतलब आपकी 30 to 40% तैयारी हो चुकी है। अब सिर्फ आपको पढ़ के एग्जीक्यूट करना है। अब देखिए निमिषा बंसल मैडम का आपने वो कर लिया, और उनकी ही एक और क्लास आती है, परफेक्शन की क्लास, जो मैंने की थी। ठीक है, यूट्यूब पे है, पुरानी क्लास भी मिलेगी तो कोई दिक्कत नहीं, वही करनी है। मैंने प्री के लिए यही चीजें फॉलो की थी। निमिषा मैडम परफेक्शन की क्लास करोगे तो वो पैटर्न बताते हैं कैसे पर्सन आते हैं, कहाँ से कितना करना है, किस तरीके से जोड़ना है, किस तरीके से आपको घटाना है, कहाँ से चीजें अपने को उठानी है, क्या इसका मतलब निकल रहा है। ठीक है, टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको वहां से पता चलेंगे। ठीक है, इंग्लिश के लिए हमें इतना करना है, ग्रामर आपने अभी कभी ना कभी पढ़ी ही होगी, उसको दोबारा ग्रामर का सेक्शन आपको करना ही है। एंटोसिनो आपको कहाँ से करने, एडिटोरियल के जो पेज वो पढ़ा रहे हैं वहां से अपने को अपनी एक बुकलेट बनानी है, जिसपे आप एंटोसिनो अपने नोट करोगे, लिखोगे। ठीक है, फ्रेजल वर्ब को देखोगे। तो कुछ बुक्स अगर आपके पास हैं जैसे कि ये नीतू मैडम की बुक है वॉल्यूम 1, ये भी आपके बेसिक में बहुत काम आएगी। ठीक है, मैंने इसको फॉलो किया है, मैंने इसको पढ़ा है 2-3 बार, मैंने इस बुक को कवर किया था जब एसएससी हम हिंदी ट्रांसलेटर का एग्जाम देते, तो मैं इसी चीज को पढ़ता हूँ, बेसिक बुक को ही। और मैं जब एसओ का एग्जाम था तो बेसिक ग्रामर के लिए मैं यही बुक फॉलो करता था। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन अलग होता है एसओ वाले एग्जाम में, डायरेक्ट नहीं होता है। ठीक है, अब इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वही कहता हूँ कि आप फिर ये चीजें करके अगर आप 10-15 परफेक्शन की क्लास कर लोगे, 20 क्लास कर लोगे, उसके बाद आपको टेस्ट देने हैं। ठीक है, टेस्ट बहुत जरूरी है, जब तक आप टेस्ट अटेम्प्ट करके नहीं देखोगे कितने नंबर आपके बन रहे हैं, कौन से पर्सन आपके गलत हो रहे हैं, कौन से पर्सन आपकी एक्यूरेसी ज्यादा है, और आपको कितने नंबर बन रहे हो, कितने नंबर आपको कट ऑफ के लिए चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है, मैंने पिछले सेशन में कहा था कि आप बिना मतलब कट ऑफ की बात करते हो, बिना मतलब के जिरह करते हो कट ऑफ पे। ठीक है, लेकिन कट ऑफ हमें कहाँ यूज, कट ऑफ हमें करनी है प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी में यूज करनी है। शिवानंद जी अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए। शिवानंद भाई अपना कैमरा ऑफ कीजिए। हाँ, तो वही है कि कट ऑफ हमें कहाँ, अब हमें देखनी है हमारी स्ट्रेटजी के अनुसार कि किस वर्ष कितनी कट ऑफ गई थी और उसे कैसे टैकल किया जा सकता था। ठीक है, तो अगर इस बार जो कट ऑफ गई थी 25 के आसपास की जो कट ऑफ थी, उस अगर हमें, तो हमारी कट ऑफ क्या होगी, हमें अपनी लिमिट बढ़ा के देखनी है। हम 25 पे स्टिक नहीं करेंगे, पता है कंपटीशन बढ़ रहा है, दिन ब दिन कंपटीशन बढ़ रहा है। हम क्या करेंगे, हम हर अपना एक टारगेट सेट करेंगे, अपने को उच्चतम स्तर पर लेके जाएंगे। ठीक है, वहां से फिर हम उसे कैसे अचीव कर पाते उसकी स्ट्रेटजी बनानी है हमें। ठीक है, मान लो आप, मैं 30%, 30 नंबर की बना रहा हूँ, मैं 35 की बना रहा हूँ, मैं 40 की बना रहा हूँ, अपनी अपनी होती है। ठीक है, लेकिन जो मिनिमम कट ऑफ रही है उससे अच्छे खासे नंबर आपको ऊपर अपना टारगेट सेट करना है, तभी आपका क्लियर हो पाएगा। यही मेरी खुद की रणनीति यही रही है।
ठीक है, अब बात करते हैं शिवानंद पांडे जी का जो प्रश्न था कि रीजनिंग का पोर्शन कैसे तैयार करें। ठीक है, मैं भी एक बार इसमें डूब जाता था। ठीक है, कि मेरा भी एक बार थोड़ा सा इसमें मैं भटका था, लेकिन फिर मैं इस सेक्शन को ठीक ठाक लास्ट में एग्जाम के पास आके मैंने इसको थोड़ा ठीक तैयार किया था। मुझे भी इसमें थोड़ा डर लगता था पहले जब मैं अपना पहला अटेम्प्ट दे रहा था तो। हाँ शिवानंद भाई, अब बताइए आप कि आपको क्या क्या दिक्कतें आती है और कैसे आती हैं। बताइए कौन कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है, आपको भैया फोबिया है वो एक्चुअली किस चीज का है। मेरा मेरा रीजनिंग में बिल्कुल बेसिक भी नहीं ठीक है, मतलब बहुत अच्छा। एलिमेंट्री स्टेज पे है। जैसा अच्छा, कि मैंने अभी आपने आपको कभी बताया कि एसएससी वगैरह के एग्जाम दिए हैं आपने कभी। जी एसएससी का दिया है, तो एसएससी में केवल हमने ट्रांसलेटर का दिया है, वो भी एक बार। अच्छा अच्छा, मतलब आपने रीजनिंग कहीं कहीं से नहीं पढ़ी है अभी तक है। नहीं भैया, मैंने रीजनिंग नहीं की है, कहीं से भी क्लास वगैरह कुछ भी नहीं किया मैंने। केवल जो भी अच्छा। मेरा विषय रहा शुरू से वो साहित्य रहा है, इंग्लिश और हिंदी। तो मैं हम्म। हमेशा उसी से जुड़ा हूं भैया। देखिए, साहित्य आपका रहा है, अच्छी बात है, वो आपको मेंस में काम आएगा, आपके इंटरव्यू में काम आएगा, लेकिन हमारा परी थोड़ा सा टेक्निकल सेक्टर से आता है। ठीक है, और टेक्निकल वो भी जी बैंकिंग भैया वाला। जी। तो हमें क्या करना है, उसके लिए हमें यूट्यूब पे पहले आपको एक काम करना है, पहले आपको ये सर्च करना है कि आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस एसओ में रीजनिंग के किस किस टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं। एक लिस्ट आएगी गूगल पे आपको। ठीक है, उसको कॉपी में लिखना है। निकाल लिया, ठीक है, निकाल लिया मैंने भैया। हाँ कर लिया आपने ये काम। अब आप हर एक चैप्टर जी भैया। तैयार करना है। तैयार कैसे करना है, जैसे मान लो इनइक्वलिटी। श्लोक का, आपको श्लोक का चैप्टर तैयार करना है। तो आप जाओगे जी भैया जी। श्लोक फॉर बैंकिंग एग्जाम बेसिक क्लास, यूट्यूब पे सर्च करोगे। ठीक है, वहां पे आपको ढेरों सारे ट्यूटोरियल्स या फिर क्लासेस मिल जाएंगे। एक टीचर हैं, दो तीन टीचर बैंकिंग का अच्छा पढ़ाते हैं, आपको भी पता होगा उस चीज का। एक तो है रीजनिंग के लिए द आर्ट ऑफ रीजनिंग नाम से एक चैनल है, संजय सिंह आई थिंक उस चैनल के टीचर हैं। मैंने उनसे कुछ क्लासें की थी यूट्यूब पे ही। संजय सिंह द आर्ट ऑफ रीजनिंग नाम से उनका चैनल है। और एक सर और हैं, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ से हैं, शायद उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, बहुत अच्छे और फेमस टीचर है बैंकिंग की रीजनिंग के लिए। ठीक है। कुछ लंबा क्या? हाँ हाँ, अंकुश लांबा, अंकुश लांबा, ठीक है। अच्छा अच्छा। उनके पजल वगैरह हैं, आप वहां से कर सकते हो। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको रीजनिंग कैसे करना है। रीजनिंग में सबसे पहले आपको छोटे परसेंट टारगेट करने हैं, पजल में सीटिंग अरेंजमेंट में पहले नहीं घुसना है। ठीक है, आप वो चैप्टर देखिए जिसे छोटे छोटे 10-12 प्रश्न आते हो, कम से कम आपके वो तो 100% सही होने चाहिए। ठीक है, ये मैंने अच्छा खुद किया है, वही मैं चीज आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जी वो भैया। पर्सन वो पर्सन देखिए जो छोटे चैप्टर से हैं, और आपको वो चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। ठीक है, वो पर्सन आपके गलत होने ही नहीं चाहिए। अगर वो 10 पर्सन आ रहे हैं, 10 ही आते हैं, 10 से 12, 9 से 12, 13 तक आते हैं वो पर्सन, तो आपको वही करने, इतने में बेड़ा पार हो जाएगा आपका। तो वो बता सकते हैं आपका क्या अनुभव रहा है, मतलब कौन से टॉपिक वो रहे हैं? मैंने तो ऐसे नोट कर लिया है, लेकिन आप भी मैं चाहूंगा बता दें एक बार। चिलो का टॉपिक है, पहले तो यही है। वो अल्फाबेटिक सीरीज का है। ठीक है, और मैं आपको टॉपिक बताऊं तो वो क्या बोलते हैं उसको, ब्लड रिलेशन का है, उसमें से छोटे प्रश्न आते हैं। ठीक है, और कथन वाले प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न कीजिए आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए, कथन वाले, और फिर परिणाम क्या है वो ऊपर कथन दिया हुआ होता है और नीचे उसका कारण वगैरह दिए हुए होते हैं, ऐसे 2-3 टाइप के प्रश्न आते हैं उसमें। ठीक है, और स्टेटमेंट। एक नंबर सीरीज आएगी। ठीक है, उसमें कह देगा इसको बदलो, इसको आगे पीछे करो, ओड इवन को इधर इधर करो, इधर करो, दो दो प्रश्न उससे आते हैं। ठीक है, सम विषम संख्या को आगे पीछे करो, फिर इसका क्या आएगा, इनइक्वलिटी बोलते हैं। ठीक है। जी भैया। हम्म। अच्छा, तो हमें और बताइए, मेरा अच्छा शिवानंद, आपने कौन कौन सा टॉपिक तैयार किया है अभी बताइए रीजनिंग में। भैया मैंने रीजनिंग में सिलॉक्स देखा है थोड़ा सा, और अच्छा इनइक्वलिटी। अच्छा, एसएससी के सिलेबस में और आईबीपीएस के सिलेबस में कुछ फर्क पता चला आपको। एसएससी में जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया कि मैंने एसएससी में कभी बैठा नहीं है, लेकिन हम्म। एसएससी का पेपर जरूर देखा है। हाँ। इस इस जो ये आईबीपीएस वाला ये काफी बल्की रहता है। सिलॉक्स तो सही रहता है, लेकिन बहुत बल्की रहता है ये।
हम्म। तो वो मुझे लगता है कि जब बहुत अच्छा कमांड होगा तभी वो हो पाएगा। अच्छा, ठीक है। जी, अच्छा, मैं आपको ये इसी मैंने तरह अनुभव किया जो है। एसएससी का सिलोग होता है ना, उसमें एक टर्म आता है कि जो सेम स्टेटमेंट होती है ना, वो एसएससी कई बार सही मानता है। ठीक है, स्टेटमेंट ऊपर दी हुई, नीचे कंक्लूजन दिया हुआ है तो वो अगर आपने कंक्लूजन में सेम दे दिया तो एसएससी उसको कई बार सही मानता है। लेकिन आईबीपीएस कहता है कि हमने कथन तो दिया है आपको ऊपर, लेकिन कंक्लूजन सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसको डिफरेंस क्या है उसका, वो आप मतलब अदर वे से सोचना। अगर आपने सेम ही कथन नीचे टाइप कर दिया तो वो गलत माना जाएगा। ये बेसिक डिफरेंस मैंने देखा है एसएससी और इसमें आईबीपीएस में। ठीक है, 10 मिनट का समय हमारे पास और बचा है, तो अपने डाउट पूछिए। और भैया दूसरा और मैं कोई। पूछ रहा था, जैसे मेंस मेंस के लिए, हाँ, बोलिए। भैया मेंस मेंस के लिए तो मतलब जैसा कि कहा गया है कि सिलेबस बड़ा छोटा है, लेकिन हम्म। काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है कि कहाँ से इसको पढ़ा जाए। क्योंकि अभी अभी इस बार अभी जो क्वेश्चन आया था मेंस में कि भारतीय भाषा संस्थान जो कि मैसूर में है, हम्म। उससे कुछ क्वेश्चंस थे देखिए, इस टाइप से, अलग अलग संस्थानों से देखिए क्वेश्चन आ सुनो, जाते हैं, सुनिए। कवर किया आप जाए। जब गूगल करोगे तो जब हिंदी की विकास यात्रा आप लिखोगे तो विकिपीडिया पे एक पेज खुलेगा। ठीक है, तो उस हिंदी की विकास यात्रा पर राजभाषा हिंदी की विकास यात्रा को आप देखोगे ना, तो आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आई आई आईबीपीएस के सिलेबस में आप नहीं देख पाओगे। ठीक है, और कुछ हमें एक्स्ट्रा करने की जरूरत पड़ती है। कई बार हमें जो एमए वगैरह के जो सिलेबस होते हैं, जो ऐसी बुक्स हैं जो हिंदी की जो जनरल नॉलेज है हिंदी की, जैसे जीके होती है ना, हिंदी की जीके होती है। जैसे एक तो जीके होती है कि ये पहाड़ कहाँ है, ये कहाँ है, ये कहाँ है, ऐसे भी हमें कुछ अपनी खोज करनी पड़ती है। मैंने अपनी टाइमलाइन बनाई थी गूगल से ही, जब मैं तैयारी कर रहा था तो पहले मैं बनाई थी कि हिंदी का विकास कब से स्टार्ट हुआ था और राजभाषा तक आते आते उसमें क्या क्या जुड़ा, कैसे कैसे हुआ। ठीक है, अभी आई थिंक मेरी बुक्स के अंदर कहीं वो रखी भी हुई होगी। अब तो मैं नहीं पढ़ रहा उसको क्योंकि मैंने अभी कुछ करना भी नहीं है इसमें। सर अगर आप लोगों को कुछ चाहिए तो मैं वो प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है, ग्रुप में भेज दूंगा। जी भैया भेज दीजिएगा। सर हाँ जी, बोलिए। सर हिंदी जो इंटरव्यू में पूछते हैं, हिंदी का जीके सिर्फ पूछते हैं या फिर पूरा साहित्य पूछते हैं वो? नहीं, देखिए, जीके हिंदी का नहीं पूछते वहां पे। ये बात सिर्फ एग्जाम की हो रही थी। ठीक है, वहां पे जीके नहीं पूछा जाएगा आपसे। एक मिनट। वहां पर जीके नहीं पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, इंटरव्यू में वो साहित्य से प्रश्न पूछते हैं और आपसे कोई न्यूज़पेपर की हेडिंग का ट्रांसलेशन भी करवा लेते हैं। मेरे पहले इंटरव्यू में मुझसे साहित्य से प्रश्न पूछे थे, क्योंकि मेरी हॉबी भी साहित्य से संबंधित थी। तो उन्होंने कुछ कविताओं से, कवियों में क्या डिफरेंस, ऐसे प्रश्न पूछे थे। लेकिन जब दूसरा इंटरव्यू था मेरा, मैं सिलेक्शन पहले में ही हो चुका था। दूसरा इंटरव्यू जब मैं देने गया तो उसमें मुझसे उन्होंने पूछा था कि साहित्य से नहीं पूछा था कुछ ऐसा, लेकिन ट्रांसलेशन करवा के देखी थी। और इम्प्लीमेंटेशन से लेके कुछ पर्सन थे, जो क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं उनसे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे थे। ठीक है, इसके साथ उन्होंने बैंकिंग से भी थोड़े बहुत सवाल पूछे थे कि ये बैंकिंग में आप अगर दक्षिण में अगर आप अगर ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे कैसे इम्प्लीमेंट करोगे हिंदी को, वहाँ पे तो बहुत विरोध होता है। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछे गए थे। तो बहुत सारे और पर्सन भी थे। कभी इस टॉपिक पर कभी बात करेंगे, इंटरव्यू के जब तैयारी का समय आएगा तब आपको सारी चीजें बताई जाएगी। इस बार भी जब हम इंटरव्यू की बात कर रहे थे तो मैंने अलग से ग्रुप बनाया था इंटरव्यू के लिए, और हर एक का 1-to-1 मैंने सेशन लिया था। ठीक है, 4 से 5 दिन मैंने आई थिंक बहुत सारे सेशन लिए थे, जिसमें अच्छे खासे बच्चे जुड़े थे, तो उनमें सिलेक्शन भी हुआ है। और मैसेज आते हैं, फोन भी आते हैं आज अभी भी, तो बहुत अच्छा फील होता है कि हाँ, मैंने इसी इनिशिएटिव के साथ ये काम स्टार्ट किया था और आज अच्छे पथ पर जा रहा है। ठीक है, तो आप इंटरव्यू की चिंता मत कीजिए, वहां तक आपका हो जाए तो फिर हम आपका पूरा साथ देंगे, चिंता मत कीजिए। ठीक है। सर भैया हाँ, बोलिए। ऐसा कुछ है क्या कि बंगाल वालों को नंबर कम मिलता है, इफ अगर बंगाल से ही सारी चीजें हैं? क्योंकि मुझे एक दो सजेशन आया
कि नहीं, बंगाल ऐसा में कुछ इंटरव्यू नहीं में है। नंबर नहीं मिलता? नहीं, देखो मैंने तो ऐसा कुछ सुना नहीं है। और ऐसी जो भेदभाव वाली चीजें सरकार और कमीशन नहीं करता है वैसे। मैंने ये चीज मैंने नहीं देखी है। ठीक है। कौन देगा नंबर कम? आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो। ठीक है। आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, दूसरे के बराबर नंबर ले रहे हैं। बंगाल से हो, हरियाणा से हो, पंजाब से हो, चाहे आप जम्मू कश्मीर से हो, चाहे आप तमिलनाडु से हो, केरला से हो। हाँ। पीछे एक बेस था, उसमें केरला का एक लड़का है। ठीक है, उसका सिलेक्शन हुआ था। ठीक है। और पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं होता? लगभग हिंदी अनुवादक और जो ये राजभाषा अधिकारी पश्चिम बंगाल से तो आते हैं। गया क्षेत्र में आता है, लेकिन अधिकतर राजभाषा अधिकारी और वहीं से मिलते हैं। ठीक है। क्योंकि उन्होंने इस चीज को पेशे के रूप में अपनाया है। और सराहनीय काम किया उन्होंने। ठीक है। कुछ लोगों को पता भी नहीं था कि ऐसा भी कोई एक पैसा है जिसमें में हम काम कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारी ऊंचाइयां हम छू सकते हैं। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है भैया कि मैं एक आपको। पूछूं ये क्या भैया? सुनिए, एक बात और है। जब आप अच्छा करते हो ना, थोड़े बहुत डाउट आते हैं मन में, नेगेटिव भी आते हैं। और जब मैं तैयारी कर रहा था, मुझे लगता था कि यार कहीं धांधली धांधली ना हो जाए, या ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। जब प्री निकला, उसके बाद मेंस निकला। जब मेरा मेंस निकल चुका तब मुझे भरोसा हो गया था कि हाँ, कुछ नहीं, सब चीजें ठीक हैं। मैंने सिर्फ 850 रुपये अपने फॉर्म के भरे थे। ठीक है। 850 रुपये मैंने अपने फॉर्म के भरे थे, और इसके अलावा मैंने कहीं पे कुछ जो अपना किराया भाड़ा लगता है वो तो लगता है। ठीक है, वो तो चलो हमें वहन करना ही पड़ता है। और उसके अलावा लोग कहते थे कि इसमें तो ये चलता है, बहुत सारी अफवाहें सुनी थी कि भाई हम तो ना तो अफोर्ड कर सकते, ना हमने इस चीज़ में सोचा कभी। ठीक है। तो सिंपल स्टेट अपनी तैयारी पे फोकस कीजिए, ऊल दलूल की बातों पे ध्यान ही मत दीजिए। ठीक है। जो चीजें आपके हाथ में नहीं है, आप उनके बारे में सोचो ही मत। ठीक है, चलो माना कि उन्होंने कहा कि कोलकाता के या फिर जो पश्चिम बंगाल के सिलेक्शन कम ले रहे हैं, नंबर कम दे रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो उसके बारे में? हम्म। कुछ कर सकते हो? आप हम्म। अपना परफॉर्मेंस बढ़िया कीजिए। ठीक है। अपना मेंस का परफॉर्मेंस हम्म। परफॉर्मेंस बढ़िया कीजिए आप। क्यों नहीं होगा सिलेक्शन? पक्का होगा। कोई नहीं रोक अभी भी कोलकाता से बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। कल ही एक लड़का कॉल आया हुआ था। और एक बहन थी, उसका सिलेक्शन हुआ है। उसका इंटरव्यू भी मैंने लिया था, फोन पे, व्हाट्सएप पे, वीडियो कॉल पे। ठीक है, अभी मैं थोड़ा डाउट ले लेता हूँ जो इसमें आए हुए हैं चैट में। ठीक है। एक मिनट रुकिए। आपसे मेंस के बारे में पूछना था भैया। एक मिनट रुकिए। आई एम गोइंग टू नो। ओके ओके। भैया प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट मेंस इन डेप्थ। देखिए, जब डेप्थ की बात आई तो आप डेप्थ में भी आपसे बात की जाएगी। ठीक है, अभी मैंने कहा है कि आप एक बार जो बेसिक होता है उसको तैयारी, आप टाइपिंग को सुधारिए, अपनी ट्रांसलेशन को सुधारिए। ठीक है। और बैंकिंग भैया मेरा ग्लोसरी पढ़िए। मेरा बैंकिंग ग्लोसरी पढ़िए। और इसके साथ आप राजभाषा नियम, अधिनियम, राष्ट्रपति के आदेश। ठीक है। और संवैधानिक मैंने प्रावधान, इन पे इतनी पकड़ मैं, बना लीजिए। छोटी चीजें आप बाद में भी कर सकते हो। हाँ, बोलिए बोलिए आप। मैं कह रहा था कि जैसे कि आपने आपने टाइपिंग बताया, तो हम्म। वैसे वैसे मैं टाइपिंग का ज्वाइन का, तो मेरी इंग्लिश में टाइपिंग इतने में करंट में 40 है, और हिंदी में हम्म। लगभग 15 के आसपास। देखिए, तो आपको हिंदी हालांकि वाली मैं इम्प्रूव सुधारनी है। अब क्या करना है जी आपको? हाँ, बोलिए। मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ उसको। और बात रही जो अब आपने जैसा कि कहा कि आप राजभाषा नियम अधिनियम पढ़िए, तो मैं इसकी वेबसाइट पे मेरे पास मैंने एग्जाम बी का मेरे पास नोट्स भी थे कुछ, मैंने उसको पढ़ा है। लेकिन लोग कहते हैं कि आईबीपीएस वेबसाइट पे ज़्यादा ऑथेंटिक मिलेगा। तो मैं वहां गया, चेक किया, तो उसमें बहुत सारे अंक दिख रहा था कि कई सारे अंक। तो वो समझ में नहीं आता कौन सा अंक पढ़ना है, कौन सा अंक छोड़ना है। किसकी वेबसाइट पे गए थे आप? भैया मैं राजभाषा की वेबसाइट पे गया था। वहां पे आपको कौन से अंक मिले थे? मैं वहां पर जब मैंने उस पीडीएफ में देख रहा था, तो तमाम सारे अंक उसमें मिले। अगर आप कहोगे तो मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा।
अपने ग्रुप में या फिर मुझे व्हाट्सएप कीजिए कि आपने पढ़ा क्या है, हमें पता चलेगा आप कौन सा। वहाँ पे सीधी पीडीएफ खुलती है भाई, वहाँ पे जाओगे तो आप संवैधानिक प्रावधान पे क्लिक करोगे तो पूरा खुल जाएगा, उतना ही पढ़ना है उसमें से। वो बेर एक्ट है, ठीक है। वो बेर एक्ट की तरह वो संवैधानिक प्रावधान और नियम अधिनियम वो ही पढ़ने होते हैं। आप कौन से अंकों में जा रहे हो मुझे नहीं पता है। नीचे नीचे फोल्डर खुलते हैं संवैधानिक प्रावधान, ठीक है। राष्ट्रपति का आदेश, राजभाषा अधिनियम, नियम राजभाषा नियम 1976 ऐसे कुछ खुलता है, ठीक है। उस पर क्लिक करोगे सामने मैंने, एकदम खुल जाएगा। अगर आप कहें तो मैं आपको बताऊं कि मैंने क्या पढ़ लिया है। नहीं देखिए, अभी टाइम बचा है 1 मिनट का इसमें, ठीक है। कॉल, ये कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। मुझे व्हाट्सएप पे भेजिएगा, ठीक है। ओके भैया, ओके। हाँ, व्हाट्सएप पे मुझे भेज दीजिए, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, आपको बताऊंगा। मैं आपको कॉल भी करूंगा कल। हाँ हाँ।